Tell me, when exactly you joined ISIS? आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है। तो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? क्या बदतमीजी है हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। Are you trying to say only Allah protects? ऑफर कबूल है। कबूल है। फातिमा एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। Just come back, you're not safe, Shalini. हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये सीन्स थे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी के। शायद आपने ये फिल्म ना देखी हो, पर इन दृश्यों से आपको पता चल ही गया होगा कि ये फिल्म किस विषय पर आधारित है। और अगर नहीं तो कोई भी न्यूज चैनल देख लीजिए, क्योंकि फिलहाल हर न्यूज चैनल पे इसी फिल्म के चर्चे हैं। ऐसा क्या है इस फिल्म में जो ये इतनी विवादित बन गई है? क्या है द केरला स्टोरी और इससे जुड़ी कंट्रोवर्सी? आइए जानते हैं। सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में केरला की उन 4 लड़कियों की कहानी बताई गई है जो किसी तरह से अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का शिकार बन जाती है। इन चारों में से शालिनी और गीतांजलि हिंदू धर्म को मानती है, नीमा मैथ्यूज क्रिश्चियन धर्म को और आसिफा इस्लाम को। आसिफा कुछ ऐसी परिस्थितियां तैयार करती है जिसकी वजह से उसकी बाकी तीनों सहेलियां इस्लाम धर्म को स्वीकार करें। आसिफा को उसके इस मकसद में कामयाब करने के लिए कुछ मुस्लिम लड़के भी मदद करते हैं। फिल्म में इसी जगह लव जिहाद की बात की गई है कि किस तरह मुस्लिम लड़के प्यार का जाल बिछाकर मासूम हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और बाद में उन्हें धर्म परिवर्तन करके इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर कर देते हैं। बाद में फातिमा बा मतलब शालिनी को इलीगली डिपोर्ट करके उसे सीरिया ले जाया जाता है, जहां उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि ISIS में भर्ती कर दिया जाता है। ISIS का प्लान होता है कि फातिमा बा और उसके जैसे दुनिया के कई देशों से बहला फुसला कर लाई हुई लड़कियों को एज सेक्स स्लेव और सुसाइड बॉम्बर के तौर पे यूज करना। लेकिन फातिमा बा किसी तरह से बच जाती है। बाद में अधिकारियों द्वारा की गई पूछताछ में यह कहानी बाहर आती है। नवंबर 2022 में जब से इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, यह फिल्म विवादों में घिरी हुई है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने यह क्लेम किया था कि केरला की लगभग 32,000 लड़कियों को इसी तरह से कन्वर्ट करके सीरिया ले जाया गया है। बाद में उन्होंने अपने प्रमोशन में से यह आंकड़े निकाल डाले। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इस फिल्म को धिक्कारते हुए कहा कि यह फिल्म सिर्फ सांप्रदायिक तनाव और लोगों के बीच नफरत पैदा करने के लिए बनाई गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फिल्म को राज्य में बैन कर दिया है। तमिलनाडु में भी मल्टीप्लेक्स ओनर्स ने इस फिल्म को
प्रदर्शित करने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है ताकि टिकट सस्ती हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके। देश के अन्य हिस्सों में भी कई थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स ओनर्स ने इस फिल्म को महिलाओं को कम कीमत पर या फ्री में दिखाना शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान इस फिल्म की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उस आतंकी विचारधारा से जुड़ी हुई है जिस पे यह फिल्म आधारित है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां इस फिल्म का विरोध कर रही है वे असल में आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन का समर्थन करते हैं। ये सब बातें सुन के या पढ़ के एक ख्याल आता है कि कहीं ये राजनीतिक पार्टियां या लीडर्स फिल्म को समर्थन देके या उसका विरोध करके कहीं किसी तरह से इसे प्रमोट तो नहीं कर रहे। फिल्म का टीजर जब रिलीज हुआ और जब निर्माता ने YouTube पर फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया तो उसके डिस्क्रिप्शन में यह कहा गया था कि यह कहानी केरला के लगभग 32,000 लड़कियों की है जिन्हें लव जिहाद में फंसाकर सीरिया ले जाकर आईएसआईएस में भर्ती कराया गया है। बाद में इसे बदलकर यह लिखा गया कि ट्रू स्टोरी ऑफ 3 यंग गर्ल्स फ्रॉम केरला। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी माने जाने वाली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या एनआईए ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 2014 से 2018 तक भारत से लगभग 100 से 200 लोग आईएसआईएस में शामिल हुए हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सिर्फ 66 लोग आईएसआईएस से जुड़े हुए थे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार केरल के 60 से 70 लोग आईएसआईएस में शामिल हुए थे। ये आंकड़े 32,000 के आसपास भी नहीं है। भारत जहां लगभग 20 करोड़ मुस्लिम या दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, ये आंकड़े कुछ भी नहीं है। हाल ही में हुए एक टीवी इंटरव्यू में निर्माता विपुल शाह, निर्देशक सुदीप्तो सेन और एक्ट्रेस अदा शर्मा ने कहा कि उनके लिए आंकड़े मायने नहीं रखते। तो सवाल यह है कि फिल्म के प्रमोशन की शुरुआत उन्होंने आंकड़ों से क्यों की? जब 3 लड़कियां कुछ करती हैं तो उसे इंडिविजुअल एक्ट या व्यक्तिगत हरकत मान सकते हैं, मगर जब लगभग 32,000 लड़कियां एक साथ कुछ करती है तो एक कम्युनिटी एक्शन या सामूहिक हरकत होती है। इससे कई सवाल खड़े हो जाते हैं। जब इतनी बड़ी साजिश हमारे देश और समाज के विरुद्ध की जा रही थी तो हमारी सरकार क्या कर रही थी? कम्युनिटी पुलिसिंग भी पुलिस की ही जिम्मेदारी होती है। क्या हमारी पुलिस, काउंटर टेररिज्म फोर्सेस और मैकेनिज्म्स फेल हो गए थे? फिल्म में एक मुद्दा जो बड़े जोर शोर से उठाया गया वो है लव जिहाद। फिल्म के निर्माता और निर्देशक ये जानते थे कि ये एक सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और उन्होंने उसे पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया है। लव जिहाद का सरल भाषा में मतलब होता है कि मुस्लिम लड़कों द्वारा इरादतन पूर्वक हिंदू या अन्य धर्म की लड़कियों के साथ प्यार का नाटक करना, उन्हें शादी के लिए मजबूर करना और फिर उनका धर्म परिवर्तन करना। मुझे तो एक कंसेप्ट ही काल्पनिक और खोखला लगता है। क्या हमारे देश और समाज की महिलाएं इतनी नासमझ या बेवकूफ है कि वो उनके खिलाफ हो रही इतनी बड़ी साजिश को ना समझ पाए? अगर कोई हिंदू या किसी और धर्म की लड़की अगर किसी मुस्लिम लड़के से प्यार करती हो और उसके साथ शादी करना चाहती हो तो इसमें गलत क्या है? क्या यही हक किसी मुस्लिम लड़की को नहीं है? हमारे ही देश के कानून
स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में इस प्रकार की शादी के लिए प्रावधान है। हमारे संविधान के ही आर्टिकल 25 ने देश के हर नागरिक को ये अधिकार दिया है कि वो किसी भी धर्म का पालन और आचरण कर सकता है। इसमें धर्मांतरण का भी प्रावधान है, बस ये धर्मांतरण फोर्स्ड या जोर जबरदस्ती से ना किया गया हो। एक देश और समाज के तौर पर यह हमारा कैसा दोगलापन है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ शादी करती है और हिंदू धर्म का पालन करती है तो उसकी तारीफ की जाती है, पर अगर वही कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ शादी करे तो उसकी निंदा की जाती है, उसे बॉयकॉट या बहिष्कृत कर दिया जाता है और एक्सट्रीम केसेस में तो ऑनर किलिंग करके उसे खत्म कर दिया जाता है। अगर हम प्यू रिसर्च सेंटर की एक सर्वे रिपोर्ट पर नजर डालें तो हमें दिखता है कि मुस्लिमों में इंटर रिलीजियस मैरिज या अंतरधर्मीय विवाह के बारे में ज्यादा नकारात्मकता है। हिंदुओं के लिए यह संख्या काफी कम है। इसका यह मतलब होता है कि हिंदू समाज अंतरधर्मीय विवाह के बारे में इतनी निगेटिव सोच नहीं रखता है। इसमें भी अगर एजुकेशन का विचार किया जाए तो ग्रेजुएशन और उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इंटर रिलीजियस मैरिज या अंतरधर्मीय विवाह के बारे में लिबरल होते हैं या खुली सोच रखते हैं। ये आंकड़े इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताते हैं कि जिस तरह हमारे देश में शिक्षा का स्तर बढ़ा है और बढ़ रहा है, उसी तरह हमारे देश में इंटर रिलीजियस मैरिज भी बढ़े हैं और बढ़ते रहेंगे। और यही चीज दुनिया के बाकी देशों में भी हुई है। अब हमें तय करना होगा कि क्या बुद्धिजीवी और प्रगतिशील समाज के तौर पर हम इस सच्चाई को अपनाते हैं या उसे दबाने की कोशिश करते हैं। हमारे समाज के जो कट्टरपंथी तत्व है, जो धर्म के भीतर हुए इंटरकास्ट मैरिजेस को भी स्वीकार करने में असमर्थ है, उनसे तो इस मामले में शायद ही कोई उम्मीद की जा सकती है। क्या ये सो कॉल्ड लव जिहाद ही एक ऐसा माध्यम था जिसके जरिए दुनिया भर की लड़कियां इसिस में शामिल कर दी गई थी? नहीं, दुनिया के कई देशों की लड़कियां, गैर मुस्लिम लड़कियां इसिस में कुछ और कारणों से भी शामिल हुई थी। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया की 2 टीनेज लड़कियां साम्रा कैसिनोविक और सेबिना सेलिमोविक 2014 में सीरिया जाकर इसिस में भर्ती हो गई थी, इस उम्मीद में कि इसिस और उसका सरगना अबू बकर अल बगदादी दुनिया में भाईचारा और इंसानियत स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। वे भी इस नेक काम में उसकी मदद करना चाहती थी। दोनों की सीरिया में बड़ी दर्दनाक मौत हुई। न जाने कितनी ऐसी लड़कियां होगी जो सोशल मीडिया द्वारा गुमराह करके इसिस में शामिल हुई होगी और एक घिनौनी मौत का शिकार हुई होगी। इस फिल्म में एक और इशू उठाया गया है, कम्युनिज्म या समाजवाद का। फिल्म में एक हिंदू लड़की अपने बूढ़े पिता को कोसते हुए यह कहती है कि वो हिंदू धर्म से भटक गई थी क्योंकि उसके पिता ने उसे कम्युनिज्म या समाजवाद तो सिखाया पर हिंदुत्व नहीं सिखाया। ये मुद्दा उतना ही बेतुका है जितना कि किसी क्रिकेटर से पूछना कि पेनल्टी कॉर्नर्स के रूल बताए। कम्युनिज्म या समाजवाद एक आर्थिक और सामाजिक कंसेप्ट है, जबकि धर्म उससे बहुत अलग कंसेप्ट है। क्या यह कहना कि क्योंकि केरल और पश्चिम बंगाल में कम्युनिज्म एक पॉपुलर आइडियोलॉजी है इसलिए वहां के लोग नास्तिक हैं, सही होगा? कंट्रोवर्सी आज के समय में फिल्म को हिट कराने का बहुत आसान और पॉपुलर तरीका बन गया है। द केरला स्टोरी के निर्माता और निर्देशक ने भी यही किया है और उनके इस काम में जी जान से मदद की है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने।
ये बेहद दुखद है कि देश के प्रधानमंत्री और अन्य बड़े पदों पर बैठे नेता एक फिल्म की तरफदारी करें। ये उतना ही दुखद है कि किसी राज्य में किसी फिल्म को बैन कर दिया जाए। फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने इस फिल्म को ए दर्जा देकर इसे प्रमाणित किया ताकि सिर्फ 18 साल या उससे ऊपर की आयु के लोग इसे देख सकें। क्या हमारे देश के एडल्ट या वयस्क नागरिकों में इतनी समझदारी नहीं है कि वो सही और गलत की पहचान कर सके, जो सरकार को उनके लिए यह फैसला करना पड़े? या सरकार ये भूल गई है कि यही हमारे वो नागरिक है जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में वोट करके अपनी सरकार चुनते हैं? टेररिज्म और धर्म दोनों अलग चीजें हैं और उन्हें अलग ही रखना चाहिए। हमारी लड़ाई हर तरह के आतंक के खिलाफ होनी चाहिए, फिर चाहे वो आतंकी मुस्लिम हो, सिख हो या हिंदू। इस्लामोफोबिया या इस्लाम धर्म का डर, इसने दुनिया को बांट दिया है। हम इसे अपने देश के साथ नहीं होने दे सकते। देश का सही मायने में विकास उसकी अर्थव्यवस्था या पॉपुलेशन से नहीं होता, बल्कि उसके लोगों की सोच से होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान लोगों ने हमें सोचने की और अपने देश को आगे ले जाने की दिशा दिखाई है, जिस पे हम सबको एक साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थम्स अप बटन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम दोबारा मिल सकें। जय हिंद।